दलितों और आदिवासियों के मसले पर संविधान प्रदत्त उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के मसले पर और मुख्य रूप से आरक्षण के वर्गीकरण के किसी भी किस्म के प्रयासों को नकारने के लिए, उसकी खिलाफत के लिए, मुखालफत के लिए आज देश में भारत बंद का आयोजन किया गया। दलित और आदिवासी संगठनों ने मूल रूप से इसका आह्वान किया, लेकिन जब मसला दलितों से जुड़ा हो तो उसमें राजनीतिक सक्रियता आई जाती है, स्वाभाविक है। तो मायावती जी की बसपा उसमें कूदी, लालू प्रसाद जी की पार्टी उसमें समर्थन में आई, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी समर्थन में आई, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आई। ऐसा करके बहुत सारे राजनीतिक दलों ने भी उस बंद को समर्थन दिया। देश में कहीं बड़े पैमाने पर असर दिखा, कहीं मध्यम असर दिखा, कहीं कम असर दिखा, लेकिन एक राष्ट्रव्यापी बंद हुआ। और इस बंद में जो सबसे, मैं कहूं कि सबसे बड़ी खबर क्या है इस पूरे बंद में, तो मेरी दृष्टि ये कहती है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का दशकों बाद सड़क पर निकलना, सड़क पर उतरना सबसे बड़ी खबर है इस भारत बंद में। शुरुआत में मायावती जी इसके पक्ष में नहीं थी संभवतः, लेकिन फिर बाद में आकाश आनंद ने लीड ली और उसके बाद मायावती जी ने इंडोर्स किया और कहा कि ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से बसपा के कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में प्रदर्शन करें और जिलाधिकारी को ज्ञापन दें। तो इस बहाने ही से ही बसपा का काडर, बसपा का कार्यकर्ता नीला झंडा लेके कम से कम सड़क पर तो उतरा। अन्यथा लगता था बसपा का कार्यकर्ता तो सड़क पर उतरना ही भूल गया, वो केवल चुनाव के समय या मायावती की रैली के समय ही निकलता है घर से, बाकी अपना बिजनेस करता है, कार्य काम करता है, बाकी कोई लेना देना नहीं। अब बसपा में एक आलोड़न पैदा हुआ है, वाइब्रेशन। अब चूंकि बसपा में ये लीक से हटके काम है, काशीराम जी के दौर के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी मायावती जी के रिजीम में ऐसा कोई काम हुआ हो जिसमें देश भर में बसपा का कार्यकर्ता सड़क पर निकला हो, नहीं। अब इस आंदोलन का बसपा पर असर कितना पड़ेगा? क्या ये वन टाइम ओटीपी आता है ना, जैसे कि वन टाइम, ये क्या ये वन टाइम एक्सरसाइज है, या मायावती ने अब अपनी पार्टी का गियर चेंज करने की कोशिश की है और मायावती जी चाहती हैं कि नहीं, अब उनकी पार्टी भी सड़क पर दिखे, लड़ती हुई, संघर्ष करती हुई, सक्रिय। और इस प्रश्न का उत्तर जो भी होगा उससे बसपा का भविष्य सीधे जुड़ता है। और बसपा चूंकि इस भारत बंद में पूरी सक्रियता से कूदी, उसी का राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी आज सुबह होते होते इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखानी पड़ी। कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी लाल टोपी लगा के अपना प्रदर्शन किया। और अखिलेश जी ने सुबह भारत बंद का तो नाम नहीं लिया, लेकिन आरक्षण को लेकर आंदोलन होना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए, हम जन आंदोलन के पक्ष में, ऐसा एक वक्तव्य जारी किया। माना जा रहा है ये बसपा के सक्रियता का दबाव था समाजवादी पार्टी पर। सपा को लगा कि कहीं ऐसा हो कि अकेले मायावती ही सारा मजमा लूट ले, तो इसलिए चलो भाई हमारी पार्टी भी इसमें शामिल हो। शुरुआत में चंद्रशेखर भी बहुत सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब बीएसपी पूरी तरीके से सड़क पर उतरी तो चंद्रशेखर के लिए भी ये मजबूरी थी कि उनकी पार्टी के लोग भी सड़क पर उतरें, क्योंकि रंग तो एक ही है, नीला झंडा, चाहे बसपा का हो चाहे चंद्रशेखर की पार्टी का हो। और ऐसे ऐसे राज्यों में जहां बीएसपी का बहुत बड़ा संगठन नहीं भी है, वहां भी इस आज भारत बंद के जरिए बसपा का झंडा कम से कम सड़क पर दिखा। बिहार में बीएसपी का कोई बहुत मजबूत संगठन हो ऐसा नहीं, लेकिन बीएसपी का झंडा आज वहां दिखा। लाठी खाते पुलिस की बीएसपी के कार्यकर्ता दिखे।
तो अब ये वन टाइम मामला है या मायावती जी ने बसपा को बदलने का फैसला कर लिया है? क्योंकि बस उनके नेतृत्व पर सबसे बड़ा आक्षेप यही होता है कि वो खुद भी घर बैठ गई और उन्होंने पार्टी के काडर को भी घर बैठा दिया। ना हम निकले ना तुम निकलो। अब बिना निकले तो पार्टी कैसे जीवंत रहेगी? तो क्या वास्तव में मायावती जी ने अपनी पार्टी की दशा और दिशा को बदलने का मन बना लिया है? ये आज के भारत बंद का एक सवाल है, भारत बंद से जुड़ा हुआ। और दूसरा सवाल ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंडल के समय जो राजनीतिक वातावरण और वायुमंडल था, ये लगभग पूरा तो नहीं, उसी दिशा में बनता दिख रहा है, वातावरण बढ़ता दिख रहा है, राजनीतिक वातावरण। और आरक्षण भारत की राजनीति को जितना तेजी से नख से शिख तक प्रभावित करता है, उतना कोई मुद्दा नहीं करता। सारे मुद्दे एक तरफ और आरक्षण का मुद्दा एक तरफ। खेल सारा नैरेटिव का है। तो क्या अब भारत की राजनीति में फिर से एक बार मंडल पार्ट 2 जैसी इस राजनीतिक स्थिति बन रही है? क्या एक बार फिर से भारत की राजनीति को की दशा दिशा तय करने के लिए सबसे बड़े मुद्दे के रूप में आरक्षण उभर कर सामने आ रहा है? ये भी आज भारत बंद से निकला हुआ एक बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। आंदोलन और सड़क वाली सियासत से अक्सर दूर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी ने दशकों बाद अपनी रणनीति को बदलकर सड़क वाली राजनीति का रास्ता अपनाया है। इसी कड़ी में करीब 35 साल बाद नीले झंडे के साथ बसपा का कैडर शहर शहर भारत बंद के समर्थन में उतरा है। इससे पहले 1989 में मंडल कमीशन को लेकर कांशीराम ने बोट क्लब पर धरना प्रदर्शन दिया था। बात नहीं है, हमेशा से बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर संसद भवन तक 14 अप्रैल 1984 बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद तक आज तक लड़ती आ रही है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन ये अभी आज ही बहन जी ने पूरे देश में भारत बंद के इस क्रिमिनल के विरोध में आज SC ST OBC बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज माननीय बहन जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देने का काम करेगा। दरअसल SC ST के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। वोट बैंक की बिसात पर वो दल भी हिचकोले खाने लगे हैं जिनकी बुनियाद जातीय समीकरण पर टिकी है। दलित संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ भारत बंद का बिगुल बजाया तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। और तो और आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र और इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC ST के उपवर्गीकरण और इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष और आक्रोश। इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतार दिया। मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस आंदोलन में मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। आकाश आनंद का संदेश ये कि शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC ST समाज में काफी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है। हम सबको सहयोग करते हैं। सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है।
लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। मुद्दा अगर जातीय समीकरण से जुड़ा हो तो सियासी मजमा लगने में देर कहां लगती है अपने देश में। लोकसभा चुनाव में बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी सपा की नजर उपचुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक दलित वोटों पर शिद्दत से जुटी है। ऐसे में सपा भी भला कैसे पीछे रह जाती। अखिलेश यादव ने भारत बंद के समर्थन में लिखा कि जन आंदोलन से बेलगाम सरकार पर लगाम लगती है। इस दौरान सपाई भी सड़कों पर नजर आए। जो ये वर्गीकरण का मामला, आरक्षण जो भाजपा जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हम लोगों पे अत्याचार करना चाहती है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आरक्षण में वर्गीकरण की बात हो, चाहे संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा समाज पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, किसी बात से पीछे नहीं। वहीं आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए छाछ भी फूंक फूंक कर पीने जैसा है। चुनावी मौसम में बीजेपी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण के संबंध में जो नीतियां तय करी हैं, उनसे वो लीक से नहीं हट सकते और सरकार उसको मानेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक सरकार का बड़ा निर्णय था। अब उसके बाद अगर कोई ये चाहता है कि सरकार अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार ना चले, तो इनका अपना मन है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, प्रधानमंत्री का वक्तव्य क्लियर है। बहरहाल हार जीत और सियासी संघर्ष में जातियों की जमात बड़ा अहम रोल निभाती है। वैसे भी दलित वोटों पर वर्चस्व की लंबी लड़ाई लड़ी है बहन जी ने। ऐसे में आरक्षण के कैटेगरी वाले एपिसोड ने बसपा को एक और मौका दे दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसी वजह से आंदोलन और सड़क वाली सियासत का रास्ता अपनाया है मायावती ने। आखिर इतने अरसे बाद सड़क पर उतरने के मायने क्या हैं? एक तो बसपा के भविष्य से जुड़ा प्रश्न कि क्या बसपा ने अपने में जो मायावती जी के नेतृत्व में पार्टी की एक शैली विकसित हो गई थी कि चुनाव के समय निकलना है, बाकी न तुम निकलो न हम निकलो, क्या बसपा उससे आगे जा रही है, अपने को बदलना चाहती है, सड़क पर संघर्ष होता दिखे? एक और दूसरा कि क्या भारत की राजनीति को अब डोमिनेट करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा फिर से रिजर्वेशन बनने जा रहा है, आरक्षण। ये दो बड़े मसले जिन पर चर्चा करेंगे आज इस बहस में। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। सुजाता पांडे जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सुजाता जी का बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं, बीएसपी के नेता सुरेश जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह बीजेपी के नेता अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, रत्नाकर जी का बहुत स्वागत। सुजाता जी, एक टिप्पणी आपसे लूँगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊँगा। लगभग 30-35 बरस बाद बीएसपी का कार्यकर्ता झंडा लेके, डंडा लेके सड़क पर उतरा है। अन्यथा बीएसपी के कार्यकर्ता का ये वो बन गया था कि न तुम निकलो न हम निकले, न नेता निकले न कार्यकर्ता निकले, ठंडे ठंडे घर में रहो, चुनाव आएगा तो 2-3 महीने निकल लेना, वक्त ज़्यादा नहीं। एक ये वन टाइम मामला है या बीएसपी अपने में व्यवस्थागत बदलाव कर रही है? और दूसरा कि क्या मंडल पार्ट 2 की आहट सुनाई दे रही है राजनीतिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से नहीं, कि क्या आरक्षण ऐसा मुद्दा होगा जब भारत की सारी राजनीतिक चेतना को ड्राइव करेगा? सुजाता पांडे। अमिताभ जी, जहां तक बसपा की बात है तो 2012 के बाद जिस तरह से उसकी राजनीतिक जमीन सिकुड़ी और इस मायावती पर ये आक्षेप लगे कि वो एसी कमरे से निकलती नहीं है और काडर के साथ साथ सभी एक तरह से पार्टी नीचे से जाती गई, अपना वोट बैंक खोती गई। तो मुझे लगता है कि ये जो आरक्षण के नाम पे जो एक देश में जातिगत आग भड़काने की कोशिश है, उसमें इन तरह की पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी जिनका एक तरह का राजनीतिक इतिहास यही रहा है कि उन्होंने जात की राजनीति की और सत्ता में आए, तो उनका कूदना तो लाजमी था। साथ ही साथ आकाश आनंद की भी भूमिका जो उसमें एक तरह से महत्वपूर्ण रही है। मुझे लगता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंटल फोर्स रहे हैं इसमें इनका, क्योंकि मायावती ने जब 2018 में जब SC ST के कानून के वक्त में जब फैसला आया था
तो उस समय उसका विरोध किया था अचानक से खुद ही, क्योंकि उनको पता है कि अब शायद ये एसी कमरे वाली जो सोशल मीडिया वाली राजनीति अब शायद उत्तर प्रदेश में काम नहीं करेगी, और उनका जो परंपरागत वोट है वो भी शायद अखिलेश यादव की तरफ और आधा छुटक के बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो जो ये बस किसी सामाजिक न्याय की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे अपनी राजनीतिक भविष्य को बचाने की बात है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या हम फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति के में 30 साल पहले शायद जा रहे हैं, तो जवाब है शायद हाँ। और ये जो हाँ है वो बहुत दुखद हाँ है, क्योंकि आज हमें बात करनी चाहिए थी अर्थव्यवस्था पे, बात करनी चाहिए थी भारत के विश्व गुरु होने पे, बात करनी चाहिए थी कि कैसे किस तरह से इन्वेस्टमेंट लाया जाए, निवेश लाया जाए, कैसे अब हम बात कर रहे हैं कि जाति जाति जाति। आप चाहे लैटरल एंट्री का मामला देख लीजिए, यहाँ ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था, जो कि संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया था, ये किसी पार्टी का फैसला नहीं था, ये संवैधानिक पीठ का फैसला। 2006 से ये मामला चला आ रहा था, 2024 में 7 जजों की पीठ ने इसका फैसला सुनाया, और ऐसे ही फैसला नहीं सुना दिया अमिताभ जी। सबको, आपके श्रोताओं को पता होना चाहिए कि ये सारे जजेस जो थे बहुत रेप्यूटेड थे, संविधान के जानकार थे। उन्होंने ये पाया कि जो रिजर्वेशन की मूलभूत जो भावना थी वो ये थी कि पिछड़ों को आगे लाया जाए, मुख्य धारा में शामिल किया जाए। हुआ ये कि मंडल कमीशन में जब ओबीसी, जब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की डेफिनेशन हुई, उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य सरकारों को हम ये अधिकार देते हैं। ठीक है सुजाता जी, मैं दोबारा में आता हूं आपके पास, दोबारा में आता हूं। 10 सेकंड दीजिए, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। तो ये पूरा मामला है अमिताभ जी, मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये किसी पार्टी का मामला है ही नहीं, ये किसी सामाजिक न्याय को या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान बचाने का तो मामला है, क्योंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, और ये तो न्याय देने की बात है, न्याय छीनने की बात नहीं है। बस न्याय किसको लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि जो उनका वोट बैंक है वो कहीं खिसक ना जाए। जी, मैं सुरेश जी के पास चलूं, बहुत पुराने नेता हैं बसपा के, काशीराम जी के समय के। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, सुजाता जी ने जो कहा उस पर मैं अपनी, जो मेरा अनुभव कहता है, आरक्षण का मसला सैद्धांतिक मसला नहीं है। संविधान में क्या लिखा, बाबा साहब ने क्या कहा, वकीलों ने क्या कहा, जजों ने समय समय पर क्या कहा, इससे मतलब नहीं। जो भी पार्टियां भारत में राजनीति कर रही हैं या करने की इच्छा रखती हैं, उनके लिए मेरा एक लाइन का संदेश है, जिस वर्ग के लिए आरक्षण है सुजाता जी, उस वर्ग को लगना चाहिए कि आप उसके आरक्षण के साथ मन से खड़े हैं। अगर ये नहीं लगेगा तो क्या कहा संविधान ने, क्या कहा किताब में, क्या है कापी में, इससे कोई मतलब नहीं, आप निपट जाओगे। आपसे मतलब वो पार्टी। सरल भाषा में हिंदी में मैंने समझा दिया। क्या इसको अंग्रेजी उर्दू फारसी की जरूरत ही नहीं। ननकू को समझ में आएगा कि सुजाता पांडे हमारे आरक्षण के पक्ष में हैं, तो ठीक है, जीत जाएंगी सुजाता पांडे। लगेगा नहीं तो हरा देंगे। प्रेम गली अति सांकरी, ये समझ लीजिए, इसमें चलेगा नहीं। सावधानी हटी और भयंकर दुर्घटना घटी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आरक्षण से बड़ा प्रज्वलनशील मुद्दा कोई नहीं। वो लिखा होता है जहां पेट्रोल का टैंकर जाता है उसके ऊपर लिखा होता है अति प्रज्वलनशील पदार्थ, लिखा होता है ना सुजाता जी। ये अति प्रज्वलनशील मुद्दा है भारत की राजनीति का। इसमें अगर दस्ताने ठीक से नहीं पहने हैं 11,440 वोल्ट वाले, तो फिर दुर्घटना की संभावना हो जाती है। सुरेश जी, आपसे एक ही सवाल है। 35 साल बाद बहन जी ने इसका पहिया मोड़ा है। अभी तक जिस दिशा में जा रही थी उससे उल्टी दिशा में बोले नहीं हम तो नहीं निकलेंगे, लेकिन तुम तो निकलो कम से कम। क्या तो ये वन टाइम मामला है या अब ऐसा चलता रहेगा, हर 2-3 महीने में एक न एक मॉक ड्रिल होती रहेगी, बोले भाई निकलते रहो, थोड़ा वर्जिश होती रहे? नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा, काशीराम जी के समय में जब उनने एक रैली की थी वोट क्लब पर, तभी सब लोग झंडा डंडा लेके निकले थे। बहन जी ने तो ऐसा कोई कार्यक्रम में कभी रुचि नहीं रखी। सुरेश जी देखिएगा, ये जो पैमाना है कि 35 साल बाद, ये ठीक नहीं है। अच्छा, आईटीओ पर भी हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन, और उससे पहले बॉम्बे में भी हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन, और यहाँ पर जो भी आप जिक्र कर रहे हैं, केवल वोट क्लब ही नहीं, लाल किले के पीछे भी हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन, और उसके बाद साहब की डेथ के भी बाद भिन्न भिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने, मैं
देखिएगा, पुराना कार्यकर्ता हूँ, आपने भी सर्टिफिकेट दिया है अभी। हम लोगों ने समय समय पर डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, तो ऐसा वन टाइम और उसका कोई मामला नहीं है जी। और जो आरक्षण का बड़ा ज्वलनशील उस तरह का जो आपने चर्चा की, मैं एक बात कह रहा हूं और ये सारे साथी सुने, जहां तक भी आवाज जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, कि ये काम जो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, ये तो हरियाणा में पहले आजमा करके देख लिया है। जो एससी का रिजर्वेशन 15% था, वहीं पर बाइफरकेट करके 7.5 और 7.5 कर दिया था, लेकिन वहां पर सफल नहीं हुआ। सफल क्यों नहीं हुआ? कि जो उसमें एससी में एक वर्ग ऐसा है जो बाबा साहब को आदर्श न मान करके शिक्षा की तरफ तो बढ़ा नहीं, और जब शिक्षा की तरफ बढ़ा नहीं तो उनको नौकरी मिलेगी कहां से? जब उन्होंने ऐसा महसूस कर लिया कि हमने ये बंटवारा तो करवा लिया कोर्ट से, लेकिन इसके आधार पर भी कोई राहत मिली नहीं, उनको नौकरी मिली नहीं, तब उन्होंने ये मान करके और ये देख करके अजमा करके कि भाई जो हमारी 7.5% जो सीट थी वो इन्होंने डाइवर्ट कर दी जनरल में ले जा करके, तो फिर ये हरियाणा में भी 7.5 वाली कंसेप्ट फिर 15 में हो गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना हमारी आपकी समझ से भी कहीं बाहर की चीज है। तो वो सिद्धांत अमिताभ जी वहां पर लागू होता है क्या कि बंटवारा ही बहुत बड़े समाज पर शासन करने के लिए वर्गीकरण ही सबसे बड़ी आसान तरीका है कि उस पर सत्ता चल सके, उस पर जादू चल सके, इसलिए ये माहौल पैदा किया गया है। ठीक। अन्यथा तो क्या जाति व्यवस्था इस देश में समाप्त हो गई है? क्या कॉलेजियम समाप्त हो गया है? ठीक है सुरेश जी, अभी रुकना होगा, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं। दो बातें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, पर अशोक भाई के पास जा रहा हूं। जो सुरेश जी कहना चाह रहे हैं उससे जो मुझे समझ में आए, एक तो ये बात जान लीजिए कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मैं सीधी सपाट बात करता हूं जो ननकुक समझ में आए, रज्जाक के समझ में आए। बाकी मुझे ये आचार है। सुजाता जी, आप इस पैनल में अकेली महिला हैं, इसलिए आपका दहन चाहेंगे, ठीक? ये आचार है सुरेश जी, ठीक? हमारे घरों में अचार रखा जाता है, फिर इसके ऊपर सफेद कपड़ा बांध के इसको धूप दिखाते हैं 4-6 घंटे, तब ये पकता है, ठीक? और धूप जब दिखाते हैं तो उसके बाद ऐसे ऐसे भी करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ना, क्या? आरक्षण में यही होना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या चंद्रचूड़ जी ने कहा और क्या मायावती जी कह रही, वो जाने, वो लोग विद्वान लोग हैं। मैं इतनी बात जानता हूं, बाबा साहब भी यही चाहते थे, लोहिया भी यही चाहते थे, गांधी भी यही सब यही चाहते थे, ठीक? ऐसे ऐसे, वरना क्या होगा सुरेश जी, हर जगह प्रभु वर्ग पैदा हो जाता है। क्या बिहार में जो स्थिति पासवानों को जो सामाजिक स्थिति हासिल है वो अन्य दलित जातियों को नहीं हासिल है ना। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति जाटव समुदाय को हासिल है वो औरों को नहीं हासिल है। जातियां तो उसमें 100 है। इसलिए मैंने कहा कि अचार को हमारी दादी न कहती थी ऐसे ऐसे बच्चा हिलाते भी रहो, क्या नीचे तक धूप जाए, क्या? इसलिए ठीक है। अशोक जी, आप पहले इस मामले में साइलेंट थे, बोले करने दो, जो कर रहे हैं हम अलग रहेंगे, क्या? फिर जब बहन जी ने थोड़ी अप्रत्याशित रुचि ले ली, आकाश आनंद सक्रिय हुए, बीएसपी ने अपने काडर को देश भर में मैसेज दिया कि नहीं, नीला झंडा दिखना चाहिए, कम से कम टीवी में दिखाए कि हाँ बसपा है, बिहार में भी और तमिलनाडु में भी और उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो फिर सुबह मैंने देखा अखिलेश जी ने एक लंबा ट्वीट किया, हालांकि उन्होंने इस आंदोलन भारत बंद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई हापुड़ में, बरेली में, सहारनपुर में आप लोग भी निकलो, थोड़ा विजुअल आपका भी आना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी को सेकंड थॉट में बात समझ में आई कि नहीं गुरु, इसमें हमारी भी दखल होनी चाहिए, नहीं तो मामला थोड़ा कड़ा हो जाएगा? अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले, करीब साल भर पहले, हमारे राष्ट्रीय जी ने एक पीडीए आंदोलन शुरू किया और उसका उद्देश्य यही था कि पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक को उनके हक और हकों को दिलवाना, और जिसकी परिणति रही कि हमारे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने 37 सीटों पर भाजपा को हराया।
और हराने का ही परिणाम अमिताभ जी कि आप देख रहे होंगे कि मोदी सरकार जो कि इतना अहंकारी सरकार थी, किसान आंदोलन को वापस लेने में साल भर लग गया, 700 किसानों की शहादतें हो गई, लेकिन सरकार जब 37 सीटों पे हमने उत्तर प्रदेश में इसको पटखनी दी, तब जाके ये बहुमत से नीचे आई और धड़ाधड़ बिल वापस होगा। 3 बिल वापस हो गया अभी तक, लेटरल एंट्री से लेकर के वक्फ बोर्ड वाला बिल वापस हो गया और ब्रॉडकास्ट वाला बिल वापस हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो इस सरकार को कमजोर करने की जरूरत है। और उस समय अखिलेश यादव जी ने एक नारा भी दिया था, 80 हराओ भाजपा हटाओ, 80 हराओ आरक्षण बचाओ, 80 हराओ पेपर लीक से छुटकारा पा जाओ। ये सारे नारे उस समय से हम लोग लगा रहे हैं, कोई नया नहीं हम लोगों का आंदोलन है। दूसरी बात, अगर प्रमोशन वाला बिल क्यों नहीं सुरेश जी एक मिनट रुक जाओ, उनकी बात आ जाने दो, फिर अशोक जी अपनी बात कहो जी। अच्छा, दूसरी चीज अमिताभ जी दूसरी चीज देखिए, आज जब 2022 का चुनाव आपको याद होगा योगी सरकार का, उस योगी सरकार को हम लोग हराने के लिए लाठियां खाए, सड़कों पर संघर्ष किए। जो योगी सरकार पिछड़ों दलितों की सबसे बड़ी विरोधी थी, और आज कोर्ट ने भी उस पर स्टैंप लगा दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी सरकार ने आरक्षण लूटा। उस समय बसपा की भूमिका क्या थी तो जमीन पे लोग जान रहे हैं। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी सरकार को हटाने की बात, पूरा इंडिया गठबंधन एक सूत्र में पिरोया हुआ था, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उस समय बसपा की भूमिका क्या थी देखा पूरा देश दुनिया ने। तो आज देखिए आंदोलन चलाने की जरूरत, आज आंदोलन अगर चला रही बसपा तो मैं इसका स्वागत करता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन समाजवादी आंदोलन अनवरत रूप से चलता आया है, अनवरत रूप से चलता रहेगा, और वो समाजवादियों की देन है अमिताभ जी। ठीक है अशोक जी, मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा, बीजेपी को बहस में लाऊंगा। मेरी समझ ये कहती है, अशोक जी ने अपना पक्ष रखा, सुरेश जी ने अपना रखा, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि बसपा ने चौतरे पर अपनी चटाई बिछाई तो सपा को लगा कि ये पूरी चटाई ये बिछा लिए, तो उन्होंने कहा एक जो थोड़ी जगह बची उसमें एक गमछा हम भी रखेंगे अपना, कम से कम इतिहास में तो जागे, हम भी थे। इसीलिए वो देर से जागे, फिर जागे तो कुछ जिलों में उन्होंने कहा कि हम भी करेंगे भाई। हालांकि भारत बंद को समर्थन ऐसा बोलने से सपा ने परहेज किया। उन्होंने कहा कि हमारा पीडीए है, आंदोलन है, दिस दैट, बट नॉट भारत बंद। लेकिन वो उतरे उसमें। और अभी तो एक बड़ी चीज देश के सामने आएगी कि नहीं आएगी मोदी जी पर निर्भर है, लेकिन वो चीज है पूरे भारत की राजनीति हिल जाएगी, समाज नीति भी हिल जाएगी। अशोक जी, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास है। मेरी समझ ये कहती है, मेरी जानकारी ये कहती है कि उसमें पिछड़ों के आरक्षण को 4 वर्गों में बांटने की बात कही गई है, ABCD। क्या वो हो गया तो हाहाकारी परिवर्तन हो जाएगा? क्या भारत की राजनीति में भूकंपीय परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी? क्या होगा नहीं होगा मोदी जी जाने, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा फिर साहस चाहिए। जब सीधी भर्ती में ही मामला गड़बड़ा गया, वो क्या यूपीएससी का जो निकला था, तब ये तो फिर बहुत बवाले आजम टाइप का मामला है। खैर, रत्नाकर जी, मसला भारत बंद का मेरे लिए उसके आगे की चीज मैं देख रहा हूं। महंगाई के खिलाफ भी भारत बंद होता तो मैं इतनी राजनीतिक तौर पर उसको उतना वेटेज नहीं देता जितना आरक्षण को दे रहा, क्योंकि मैंने अपने पत्रकारी जीवन में आरक्षण के ताप को राजनीति पर महसूस किया है, शिद्दत से जमीन पर खड़े होके। क्या और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आरक्षण के मसले पर देशव्यापी बंद हो, जिसमें किसी भी कारण से सही, लेकिन दलित और आदिवासी समाज से जुड़े 85 संगठन शामिल होते हैं और 10 पार्टियों को उसमें शामिल होना पड़ता है। ये स्थिति मेरी समझ ये कहती है भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी कोण से अच्छी नहीं। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आरक्षण के बारे में, जो हमारी बहन भी यहाँ कह रही थी कि आरक्षण की मूल भावना क्या है। आरक्षण का मूल यही है कि जो समाज में मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जो समाज से कटे हुए लोग हैं, अंतिम पंक्ति में अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना होता है, और जो दबे कुचले लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट राज्यों को यह अधिकार देता है कि SC और ST कोटे में जो जातियां जिसको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है उनको शामिल किया जाए,
तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कहीं ना कहीं न्याय संगत है, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि न्याय तो सबको मिलना चाहिए, कुछ वर्ग विशेष या कुछ जाति विशेष पे ही लोगों को नहीं मिलने चाहिए। रत्नाकर जी एक सेकंड लूंगा, फिर आपको पूरा टाइम, 1 सेकंड लूंगा। जो बात आप कह रहे थे वो आपसे पहले अकादमिक रूप से सुजाता जी कह रही थी, उस पर मैं एक टिप्पणी करूंगा। जब इतना सब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और इस सैद्धांतिक रूप से यही होना चाहिए और हकीकत तो यही है, मूल भाव यही है, प्राण तत्व यही है, क्या तो ये बाइट काय को दिलवाई थी किरण रिजिजू से 6 बार? कतई नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कुछ नहीं, राई रत्ती नहीं, डोंट वरी। प्रधानमंत्री ने कह दिया, कैबिनेट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे हम वही चलने देंगे जो चल रहा है। ये काहे को बोले थे फिर? ये ज्ञान की बातें अभी समझ में आई? अमिताभ जी आपकी बात सही है और भारतीय जनता पार्टी इस रुख पे अडिग भी है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को न्याय संगत इसलिए कह रहा हूं, मैं वो पक्ष नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या। अरे मैं तो न्याय संगत बात मानोगे क्यों नहीं फिर? ये कौन सी बात है? अगर बात न्याय संगत है तो मानो। अब मेरी बात समझिए। सुप्रीम, अरे सुनिए तो सुरेश जी एक मिनट रुको, दादा एक मिनट आप बोलो रत्नाकर जी। इस आरक्षण की मूल भावना को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का जो है बात कहता है तो कहीं ना कहीं वो बात को जो है संज्ञान में लेनी चाहिए आज के शिक्षित वर्ग को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस रुख से सुप्रीम कोर्ट का जो कोटा के अंदर कोटा का प्रावधान किया है उस रुख को लागू करना है कि नहीं लागू करना है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी राज्यों को अधिकार देगी और राज्यों को अधिकार है कि वो लागू करे और किसको कैटेगराइज और सब कैटेगराइज किसको करे, वो राज्यों का अधिकार है। तो हम कहीं ना कहीं चाहेंगे कि इसमें न्याय मिले लोगों को, और जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो वंचित है, उनको उनके ऊपर कहीं से कोई आपत्ति आंच न आए, ये भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। ये जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो सिर्फ आरक्षण के बूते या फिर जातीय जनगणना के बूते चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में रख करके मैं अपने वक्तव्य को दे रहा हूं कि निश्चित रूप से अगर देश में जनगणना होनी चाहिए। जब यहाँ पर ऐसा है, मानवर कांशीराम साहब ने कहा है, जिसकी जितनी अब आप शांत रहेंगे तो मैं अपनी बातों को रखूंगा। ठीक है सुरेश जी एक बार रत्नाकर जी बाइंड अप करिए अपनी बात जी, कंप्लीट करिए भैया। मैं वही कह रहा हूं, अगर इन लोगों की मंशा जो है देश को बांटने की है, जातियों के आधार पे देश को बांटने की, पहले भी इन्होंने बांटा, धर्म के आधार पे इन्होंने बांटा, अब ये जातियों के आधार पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है, जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी कर्नाटक में आरक्षण के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया था। तो आप वोट की राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है भैया रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा। अव्वल तो मैं इस बात को सिरे से हमेशा खारिज करता रहा अपने पूरे जीवन में। जब कोई ये कहता है कि फला पार्टी राजनीति कर रही है, तो मैं पूछता हूं इसने अपना रजिस्ट्रेशन एनजीओ में कराया है क्या? नहीं ना। अमर इससे बड़ा कोई मजाक जोक हो सकता है क्या यार? मैं फेड अप हूं इस बात से ना। बोले फला नेता राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर राजनीति नहीं करते तो फिर कनखल में जाके हरे रामा नहीं करते? पार्टी क्यों चला रहे? सब राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये बात ठीक नहीं। सब राजनीति कर रहे हैं। मैं सुजाता जी के पास आऊंगा। भाजपा को हमने सुना, रत्नाकर भाई को भी सुना और देश भर में भी सुन रहे हैं। दुविधा यही है सुजाता, आप कर कुछ रहे हो और सही किसी और चीज को बता रहे हो। इसी दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ट्रैफिक वालों को सिपाही लोग समझाते हैं लोगों को कि चाचा चौराहे पर नहीं सोचा जाता है, 2 कदम दाएं आगे बढ़ गए, फिर उधर से ऑटो आया तो बाएं भागने लगे, फिर बाएं से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दुर्घटना की संभावना ज्यादा हो जाती है। न सुजाता जी, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा। अच्छा, किरण रिजिजू कतई नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात, बोले होना तो यही चाहिए, बोले करेंगे नहीं। ये क्या है? वैचारिक विभ्रम क्यों? और वैचारिक विभ्रम में विश्वास कैसे पनपेगा उस वर्ग में जो ननकू का वर्ग है?
सुजाता जी? अमिताभ जी, आपने सच कहा कि जब राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। हम जानते हैं कि चाहे हम इस बात को कितना भी खारिज कर ले, पर जाति एक सच्चाई है और जाति पे हुई राजनीति भी एक सच्चाई है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब उत्तर प्रदेश की बात कर ले, जब उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, बाकी राज्यों के महाराष्ट्र का चुनाव है, वहां पे मराठा आरक्षण का मामला है, दूसरे हरियाणा में चुनाव है, वहां पे आरक्षण का मामला तूल पकड़ा है। तो यहाँ पे किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ जाएंगे, थोड़ा राजनीतिक रूप से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको चुनाव जीतना है, सत्ता में रहना है, और यही राजनीति करने वो राजनीति में आए हैं। तो इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो आज हमको ये पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा अमिताभ जी, कि आखिर कभी तो हम इस बात को स्वीकारेंगे कि जो यहाँ कह रहे थे, जो सुरेश जी कह रहे थे बुजुर्ग हैं, लेकिन क्या वो ये बताएं कि क्या अगर वो इसका क्रीमी लेयर और कोटा विद इन कोटा का अगर वो विरोध कर रहे हैं, तो वो क्या मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? क्योंकि अगर मराठा आरक्षण मिलता है तो ओबीसी का आरक्षण घटता है। तो ये सपा के लिए भी बात है, तो सपा, इसीलिए सपा जो है खुल के कुछ कह नहीं रही है, क्योंकि अगर यहाँ कहेंगे तो वहां फंसेंगे। तो ये सभी पार्टियों के लिए वो आगे कुआं पीछे खाई की बात है। उसमें बीजेपी की तो सबसे बड़ी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि उनका जो प्लान था वो हिंदुत्व का प्लान था, लार्जर अम्ब्रेला प्लान था, जहां पे जाति की बात नहीं थी, जहां पे सारे हिंदू एक साथ आके देश को आगे ले जाके, उसमें पिछड़ी जातियां थी, अच्छा खासा सोशल इंजीनियरिंग काम चल रहा था, ये लाभार्थी वर्ग था। मुझे लगता है कि उस पे पार्टी को बने रहना चाहिए था। मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि ये हम इस दलदल में क्यों फंस रहे हैं, जो हम 30 साल पहले जिसकी आगजनी हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि देश किस व्यवस्था से गुजरा, किस तरह से क्या क्या लोगों के साथ हुआ। हमने देखा कि यूपी में ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ, हमने देखा कि साउथ इंडिया में जो सवर्ण थे उनको किस तरह से चुपी छोड़, पूरे तमिलनाडु से ब्राह्मण खत्म हो गए, वो बाहर चले गए। आपको शायद अच्छा नहीं लगता, पर ये सच्चाई है। यहाँ बिहार में ऐसे लोग हुए जो अपना शायद टाइटल, अपना सरनेम भी लगाने से डरने लगे। हमने वो जंगल राज भी देखा, हमने वो ठीक है सुजाता जी, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा। मैं सुरेश जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात मुझे जो समझ में आती हुई है, भैया अच्छा लगे और चाहे लगे बुरा, क्या राजनीति करने आए, नौटंकी देखने तो आए नहीं क्या? तो कुछ कुर्बानी दो। राजनीति में मैं फिर कह रहा हूं, ये अकादमिक बहस का क्षेत्र नहीं है। आपका निर्णय जनता को समझ आया कि नहीं आया, आपकी प्रतिबद्धता जनता को दिखी कि नहीं दिखी, सेमिनार में दिखी इससे कोई फर्क नहीं, अंग्रेजी की किताबों में दिखी कोई फर्क नहीं, जेएनयू की लाइब्रेरी में दिखी कोई राजनीतिक फर्क नहीं, पार्षदिक चुनाव नहीं जीतोगे। ननकू को समझ में आया कि नहीं, भाजपा खुद दुविधा में है। वो 3 मिनट बोलेगी तो 1.5 मिनट इधर की बात करेगी, 1.5 मिनट उधर की, ना इधर वाले सदे ना उधर वाले सदे, तब क्या करोगे? और रुक जाओ सुरेश जी, और मेरा अनुभव ये कहता है जब जब आरक्षण की को मुख्य धुरी, आरक्षण मुख्य धुरी हुई भारत की राजनीति की पूरे देश में या किसी राज्य में, तब तब उस मैदान पर भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ फाइट हुई, मुश्किलें हुई है। भाजपा जाति के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर तीसरी धारा के दलों से 19 बैठती है, 20 नहीं। तीसरी धारा के दल जब हम बोलते हैं तो उसमें बीएसपी है, एसपी है, आरजेडी है, डीएमके है, टीएमसी है, ये सब लोग हैं, यानी अदर देन कांग्रेस एंड बीजेपी। सुरेश जी, मतलब बहन जी को भी समझ में आ गया कि अब केवल ऐसा नहीं हुआ कि 3 महीने इंटर्नशिप टाइप का करके चुनाव निकाल लिया जाए, तो उनने भी कहा कि भाई चलो सुरेश जी अब लगो। कुल न सोच रही है न आज है जी। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सिखाया है उसी अरे उनका सिखाया कौन याद रख रहा है सुरेश जी, आप तो बुजुर्ग आदमी की बात कह रहे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आरक्षण की ही बदौलत है, नहीं तो कहाँ पहुंच पाता आप जैसे विद्वान लोगों के पास। ये मैडम जो बात कर रही हैं, संविधान सभा का इतिहास पढ़िएगा, किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के काम और बहुत बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि सरकार के इशारे पर ऑर्डर करना है, और भी ऑर्डर पहले ऐसे हुए हैं। मुझे एक बात बताइएगा, 1935 में कहाँ थे पुरखे?
जब इधर जातियां और एक और जानकारी के लिए बता देता हूं, संभव है पूर्णता है मेरा दावा है कि जानकारी नहीं होगी। ये जो जाटव जाटव शब्द है ना, ये केवल आगरा कमिश्नरी में है, जिसमें अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, चंपारण, मेरठ, मथुरा, आगरा, धौलपुर, भरतपुर, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद। तो ये जाटव शब्द केवल मैडम वहां तक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पे जाओ तो सीधा चमार है, और फिर सीधा प्रयाग पर जमुना पार कर जाओ तो फिर चमार का चमार है। इसलिए पहले सोचो, और जैसा अमिताभ जी ने जिक्र किया कि भाई संघर्ष करो, तो संघर्ष में जिसने बाबा साहेब को माना, मैडम सुनिएगा, आपको ज्ञान नहीं है, आपको आरक्षण का ज्ञान नहीं है कि आरक्षण मिला कहाँ से। आरक्षण का फायदा 1927 में साइबर आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए क्या वाल्मीकि को पढ़िएगा, पहले पढ़िएगा, पढ़िएगा मैडम, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़िएगा। 1927 में साइमन कमीशन आया इसी बात की जानकारी हासिल करने के लिए। गांधी जी ने, ये कोई एहसान में नहीं है, ये कोई एहसान में नहीं है। अरे डबल वोट के राइट का जब बात हुआ था, गांधी अनशन करके बैठ गए। गांधी जी ने जब डबल वोट का राइट वापस लिया बाबा साहब को बना करके, और आरक्षण जब दिया, अभी तो आपको ये भी ज्ञान नहीं होगा। अरे मैडम पहले बात सुनिएगा, आपको खास ज्ञान नहीं है आरक्षण के विषय में, आपको खास ज्ञान नहीं है। आरक्षण दो तरह का है, एक पॉलिटिकल आरक्षण है और एक सोशल आरक्षण है। ये संविधान सभा की देन है, ये आपकी देन नहीं है, आपके पूर्वजों की देन नहीं है। आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका बोलो बहस करो, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट दोनों को रोकूंगा, सुजाता जी को भी, सुरेश जी को भी, दोनों को रोकूंगा विनम्रता के साथ। अशोक जी के पास चलूंगा। संविधान सभा की चर्चा आई है, उस पर एक टिप्पणी करना बहुत जरूरी है ताकि कटुता ना बढ़े। संविधान सभा न अगड़ों की सभा थी, न पिछड़ों की सभा थी, न दलितों की सभा थी, न आदिवासियों की सभा थी। सुरेश जी साहब, वो भारत की सभा थी, और उतना वेल रिप्रेजेंटेड सब कोई सभा दूसरी बनी ही नहीं भारत में। हर वर्ग का, समाज के प्रतिनिधि वहां था, छोटा बड़ा, अगड़ा, रईस, गरीब, सब, विदेश में पढ़े, देश में पढ़े, सब। इसलिए ये कहना कि इन्होंने नहीं दिया, गांधी ने नहीं दिया, नेहरू ने नहीं दिया, भारत ने नहीं दिया, जापान ने नहीं दिया, हम तो खुद लाए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई आइसोलेशन में संविधान से आरक्षण कोई पकड़ के ले आया था कि तोता था कोई जेब में ले आया, बोले हम ले आए आरक्षण? नहीं भाई, एक सेकंड महाराज रुक जाओ और जान लीजिए एक चीज। सुरेश जी बड़े विद्वान व्यक्ति है, फिर भी संविधान सभा में एक मर्यादा थी अशोक जी, कि जो भी बात होगी लिस्ट में लिखी जाएगी संविधान में, चर्चा तो बहुत चली, ठीक, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो भी बात लिखी जाएगी वो तभी लिखी जाएगी जिसपे सर्वसम्मति होगी। क्या कॉमन सिविल कोड इसीलिए छोड़ दिया बाबा साहब ने, बोले अगर सरकारें तय करें, संसद तय करे। क्या इसका मतलब सर्वसम्मति से आरक्षण पास हुआ भारत में, जिसमें अगड़े भी थे, पिछड़े भी थे, दलित भी थे, आदिवासी भी थे, तब आरक्षण आया मेरे भाई। इसको इतना हल्का नहीं करो, ये भारत का कमिटमेंट है, ये किसी नेता का इंडिविजुअल कमिटमेंट थोड़ी ना है भाई। कोई नेता इतना बड़ी हैसियत हो सकता है कि इंडिविजुअली कमिटमेंट कर दे? नहीं, ये भारत ने अपने संतानों को कमिटमेंट किया संविधान सभा में, वो लिखा गया। इसलिए उस पर खाली पीली झोला रख के बस की सीट पे बस अपने नाम ना कराओ कोई ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने आरक्षण दिया है अपने को, अपने संतानों को, इसलिए उसको उसी बड़ी तस्वीर में देखिए। अशोक जी, रोहिणी कमीशन का मैंने जिक्र किया था, उसने कहा है कि बाकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, उसमें तमाम लॉजिक है, तमाम वो हैं, फैक्ट्स हैं, लेकिन उसका मूल लबो-लुबाब ये है कि 4 भागों में पिछड़ों के रिजर्वेशन को बांट दीजिए, क्योंकि 2600 में से करीब 1000 जातियां ऐसी हैं जिन तक आरक्षण का लाभ अभी पहुंचे ही नहीं। क्या
इतने साल हो गए, अभी पहुंचा ही नहीं उधर। इधर मालपुआ चल रहा है, उधर बतासा भी नहीं गया अभी। तो रोहिणी कमीशन ने कहा कर दो। अब मुझे नहीं पता कौन सी सरकार ये कर पाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई सरकार ऐसा करना चाहे तो आपका रुख क्या रहेगा अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जब अंग्रेजों से पेंशन ली तो उनसे उन्होंने ज्ञान भी लिया, और ज्ञान ये लिया कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। अब देखिए, हम लोग जो फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में करते थे, जब उसका फोकस सेंट्रल होता था तो पेपर ऊपर जलने लगता था। ये होती है संघे शक्ति कलयुगे, मतलब संघ अगर आप यूनाइट है तो आपकी शक्ति है। अब भाजपा इसी को तोड़ना चाहता है, क्योंकि वो मैंने इसके पहले बता दिया क्यों, ज्ञान कहाँ से मिला उनको। दूसरी बात जो आपने कहा कि आज जो अनुसूचित जाति के आरक्षण में बाइफर्केशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कल रोहिणी कमीशन के आधार पर पिछड़ी जातियों में बाइफर्केशन और क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करेंगे। इस चीज को भांपते हुए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी, कि आपको यूनाइट रहना है और हर उस साजिश को बेनकाब करना है और हर उस साजिश से लड़ना है जो इस देश में डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। आप देखिए, अभी हमारी बहन ने कई बातें कही, जातिगत आधार पे हो रहा, बहुत देश में आग लग जाएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, जो बेसिक जरूरत है अमिताभ जी की, आज क्यों ऐसा हो रहा है, आज पीडीए आंदोलन की जरूरत क्यों है, आप बताइए। इसके पहले जब मोदी सरकार का पहला टर्म था, उन्होंने कितने लेटर एंट्रीज आईएएस बनाए? वापस किया उन्होंने? नहीं वापस किया। उसमें तो जाति देख के बनाए ना, कितने पिछड़े दलित उसमें एडजस्ट किए बताइए, जो भी आईएएस बनाए हैं। अभी जो 45 लोगों का था, अमिताभ जी आप तो विद्वान आदमी, बताइए 45 लोगों का एक साथ विज्ञापन नहीं आता है, विभाग वाइज आता है, 3-3 करके, 2-2 करके, क्योंकि अगर एक साथ 45 कर देंगे तो 13 पॉइंट रोस्टर के तहत हर चौथा पद ओबीसी को देना पड़ेगा, हर 7वां पद एससी को देना पड़ेगा, हर 14वां पद एसटी को देना पड़ेगा, हर 10वां पद ईडब्ल्यूएस को देना पड़ेगा। तो ये साजिश किसकी है? ये साजिश मोदी सरकार की है, योगी सरकार की है, कि पिछड़ों को धर्म के आवरण में ढक दो, उनके ऊपर रेड कारपेट बिछा दो और पीछे से उनके आरक्षण को लूट लो। तो इसलिए पीडीए के आंदोलन की जरूरत है, और हम लोग हमेशा पिछड़ों दलितों के साथ मिलकर इस आंदोलन को ठीक है अशोक बाबू, ठीक है। रत्नाकर जी के पास जरूर, उससे पहले एक बात और भी रख दूं, ताकि अरे भैया हमें बहस को खूंटे से बंधी रहने दो, नहीं तो आप लोग तो लेके भाग जाओगे बहस ईरान तुरान। हर आदमी चाहता मेरी सुविधा की बात हो जाए। नहीं, अशोक जी ने कहा कि पीडीए है और डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी, ये हम लोग जब 6-7 में थे तो निबंध में लिखते थे डिवाइड एंड रूल हैं। तो उनको मैं याद दिला दूं, बिहार में तो सब कुछ सामाजिक न्याय का ही मामला है। लालू जी जैसा बड़ा आदमी, नीतीश बाबू जैसे बड़े आदमी, और पिछले 35 साल से वहां कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहा क्या? 15 साल लालू जी, राबड़ी जी, और 20 साल नीतीश बाबू, 35 हो गए क्या? वहां आरक्षण को बांटा गया है, दलित के आरक्षण को भी, ओबीसी के आरक्षण को भी। वहां आग लग गई, वहां बवाल हो गया, वहां हिंसा हो गई, वहां क्या हुआ? चुनाव बंद हो गया। यह लालू यादव से बड़ा कोई और सामाजिक न्याय का प्रणेता हो गया, या नीतीश जी से बड़ा कोई पिछड़े वर्ग का नेता हो गया? क्योंकि अभी 6 महीने पहले तक तो नीतीश जी, अशोक यादव जी आपकी कुनबे के बड़े बूढ़े थे ही, उन्हें संयोजक ही बना रहे थे आप लोग तो, और तय हुआ था कि अखिलेश जी उनको यूपी में घुमाएंगे और उनके साथ रहेंगे। उनने बांट रखा बिहार में आरक्षण। बिहार में कोई समस्या आई? कहीं हिंसा हुई? नहीं ना, ऐसा भी नहीं है मित्र। बटे नहीं बटे आप जानो, लेकिन बिहार में बट गया तो वहां कौन पुलिस पकड़ रही है? नहीं ना, बटा है ना, और आप सब राजी हो बिहार में। आपने बिहार में आंदोलन किया? नहीं ना, बिहार भारत में नहीं है, वो जापान में। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे फारसी का महाराज। बगल में तो देखो क्या हो रहा है, बीच में गंगा है, यूपी और बिहार में कोई अंतर है? वहां बटा है तो पहले बोलो लालू यादव मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, पहले यही बोलो। तब तो सुप्रीम कोर्ट का भी मसला नहीं था। उन्होंने तो बहुत पहले बांट दिया, इसलिए ऐसा भी नहीं। रत्नाकर सिंह जी, सब अपने अपनी बात कह के बड़ी बड़ी बाहें समेट के निकल जाएंगे क्या, लेकिन फंसोगे आप। आपसे मतलब भाजपा क्या?
कई सत्ता के 99 लाभ हैं, एक नुकसान हमेशा सत्ता के साथ चलता है, आप भाग नहीं सकते। क्या विपक्ष में रहने के 99 नुकसान है, एक लाभ है, बोलना है, बोला आगे चले। क्या आप कहाँ भागोगे? अमिताभ जी, मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे बोलने का मौका जी दिया बिल्कुल, जाएगा। पूरा पहली अवसर बार है मैं- भाई, आप सरकारी पक्ष हो। जी जी। देखिए, निश्चित रूप से भी पहली बार जब लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था, उस समय भी यही इंडी गठबंधन के लोग थे जो झूठ फैलाने का काम कर रहे थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और आप भी कहते हैं अपने चैनलों पे कि राहुल गांधी जी अपने सभा में कहते थे कि अगर मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे तो देश से चुनाव ही खत्म हो जाएगा। आपने अपने चैनलों पे भी इसके बारे में जिक्र किया पहले भी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं देखिए, आज झूठ फैलाने का काम ये समाजवादी पार्टी और इनके इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं और हमारे ऊपर कह रहे हैं आज की आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। अरे आपके अलायंस जो है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आरक्षण का विरोध किया है, आपको वो संज्ञान नहीं है। वो वाकया सब 80 और 90 के दशक में मंडल कमीशन को रिपोर्ट को दबा करके रखा और लागू नहीं होने दिया। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के समय में। 1961 में जब आरक्षण लागू होने की बात हो रही थी, उस समय नेहरू जी ने रुकवा दिया, आरक्षण नहीं लागू होने दिया। तो ये किसके शासनकाल में हुआ भाई? कांग्रेस, जिसके साथ आप गलबैया कर रहे हो और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो। और यही कांग्रेस पार्टी जो है उस समय देश के सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से एक षड्यंत्र के तहत रोका। ये इंदिरा गांधी ने रोका। तो ये है कांग्रेस पार्टी, आपके गठबंधन साथी की हकीकत। और बाबा साहब अंबेडकर को 2 बार हराया किसने? कांग्रेस पार्टी ने साजिश के तहत हराया। दूसरी बात तो 14,000 मतों से हराया, जिसमें 78,000 तो बोगस वोट डिक्लेयर कर दिए कांग्रेस पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थितियां यह बताती है और यह संज्ञान दिलाती है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आरक्षण का विरोध किया। राजीव गांधी ने सदन में खुद विरोध किया है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का सब विरोध किया है। तो आप क्या कहेंगे इस चीज को? पहले आप भारतीय जनता पार्टी के को कोसने का काम मत करिए, आप पहले अपने गठबंधन को समझाइए कि किस तरह से वो जो है राजनीति कर रहे हैं। दूसरी चीज जो कहने की बात है, अभी मैं एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी स्पष्ट किया था और अभी भी स्पष्ट कर रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पे कहीं पे भी कोई किसी की भी हक को, अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का, अब उसको बोल सकते हैं ये हमारा, मतलब हम उसको मान के चल रहे हैं कि हम इस आरक्षण को कहीं पे भी किसी भी तरह से खत्म नहीं होने देंगे। ये किरण रिजिजू जी भी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन इसमें राज्यों का अधिकार है। एससी एसटी कोटे के अंदर कोटा लागू करना ये राज्यों का अधिकार है। तो राज्य उसको देखेंगे कि किसको कितना सबकटाइज करना नहीं करना है। और हम जब तक हैं तब तक आरक्षण को किसी को भी खत्म नहीं करने दिया जाएगा। ना ही कोई जाति विशेष, ना ही कोई धर्म विशेष के आधार पे, धर्म विशेष के आधार पे तो आरक्षण है ही नहीं। जाति विशेष के आधार पे अगर कोई चाहेगा कि आरक्षण को खत्म करे तो ये नहीं होने वाला। जी ठीक बात, ठीक है। सूरज जी एक बार रुकिए भाई, एक बार रुकिए, समय कम है। सुजाता जी, भारत के आने वाले वर्षों की राजनीति आरक्षण के तराजू पर तौली जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता गलत हो, कोई और बड़ा मुद्दा आ जाए इससे, लेकिन अभी जितने मुद्दे उसमें यही मुद्दा मुझे लग रहा है जो ग्राउंड मतलब नीचे तक पेनिट्रेट कर रहा है। सुजाता पांडे और अमिताभ अग्निहोत्री को कौन सा मुद्दा समझ में आ रहा है इससे चुनाव प्रभावित नहीं होता? राही रत्ती ननकू को कौन सा मुद्दा समझ में आया, उस पर चुनाव वर्डिक्ट होता है। और हम लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि हमको ये समझ में आ रहा, हमारी समझ से तो कुछ नहीं। भारत को समझ में आया, इंडिया को नहीं। मैं फिर उसी बात पर हूं, तो अगर वो मुद्दा रहा, आरक्षण ही डिसाइसिव फैक्टर बना, तो बीजेपी को उससे नुकसान होने की संभावना है, देखती हैं आप? वो म्यूट अनम्यूट का कुछ है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब भी आरक्षण का मुद्दा आएगा, जब भी जातीय राजनीति का मुद्दा आएगा, हालांकि ये भी सच तब भाजपा को
शायद क्षेत्रीय दलों से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना होती है। ये पिछले चुनाव में दिखा, उसके पिछले चुनाव में भी दिखा है, कर्नाटका में भी दिखा। जब चुनाव लोकलाइज्ड हो गया तो वहां पर बीजेपी को नुकसान देखना पड़ा। हालांकि ये भी सच है कि जितना कुछ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछड़े और अति पिछड़े जो वर्ग है उसके लिए किया गया है, जो बाबा साहेब अंबेडकर के लिए से जुड़े हुए जितने स्थल हैं उन सबको जिस तरह से उनका विकास किया गया, वो शायद किसी भी सरकार के इतिहास में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई कॉलिशन गवर्नमेंट हो, चाहे वो लेफ्ट हो, या फिर इन सारी जो कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके राज्य में नहीं है। लेकिन सच यही है कि जो भाजपा की राजनीति रही है वो लार्जर हिंदुत्व की राजनीति रही है, वो किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं रही है। तो ऐसे में जैसे जब ये आरक्षण का मुद्दा आएगा तो सिर्फ भाजपा को नुकसान होगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है अमिताभ जी। जो देश को नुकसान होगा वो सबसे बड़ा फैक्टर है। हमारे सामने बांग्लादेश का उदाहरण पड़ा हुआ है, वहां से हम ये ले सकते हैं कि एक आरक्षण के मुद्दे को किस तरह से एक तरह से हथियार बना के विदेशी ताकतों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। एक ऐसा बांग्लादेश जो कि राइजिंग टाइगर के नाम से जाना जा रहा था, समय कम जा रहा था, बिल्कुल बर्बाद हो गया। जी सुरेश जी, आरक्षण का मुद्दा बाकी मुद्दों पर भारी पड़ता दिख रहा है और इसी प्रत्याशा में, इसी एंटिसिपेशन में बीएसपी भी अपना सामान पैक करके बैग कंधे पे टांग के आ गई, बोले भाई चलो अब मामला ठीक आ गया, अब अपनी पिच पे आ गई गेंद। सर काका कालेलकर कमीशन को रिपोर्ट को दबाया, मंडल कमीशन को दबाया, और मंडल कमीशन वीपी सिंह जी ने अगर लागू कर भी दिया तो वो बिना लेंटर के, बिना पिलर के लेंटर डालने वाली बात थी। शिक्षा में आरक्षण नहीं किया था, नौकरियों में कर दिया था। तो जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, शिक्षा की तरफ पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ज्योतिबा फूले का बिल्कुल सीधा कहना रहा है। ठीक है सुरेश जी, समय कम है, ठीक, आपकी बात ठीक है। सर दो तीन सेकंड में कह देता हूँ जी। ज्योतिबा फूले ने कहा शिक्षा के अभाव में मति गई, मति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में जी कैसे पढ़ेगा, मुझे बताइए कैसे पढ़ेगा? तो सरकार को पॉलिसी बताओ ना, सरकार को पॉलिसी बताओ ना। सुरेश जी, प्राइमरी जी दोनों में रोकूंगा, समय कम है, दोनों में रोकूंगा। मैं अशोक जी के पास चलूंगा। सुरेश जी रुकना होगा, अभी रोक दीजिए आवाज, अभी रोक। अशोक यादव जी, और सुरेश जी ने एक सवाल उठाया, मैं उस पर बता दूं कि कांग्रेसियों के पास तो आत्मविश्वास इतना कमजोर हो गया, अभी थोड़ा बहुत उनको उठा, वरना वो तो बेचारे खुद ही, उनका बीपी लो रहता है राजनीति में कांग्रेसियों का, वरना उनको ये बात सुरेश जी के सामने बोलनी चाहिए थी कांग्रेस वालों को कि उच्च शिक्षा में आरक्षण अर्जुन सिंह लेके आए थे पिछड़ों के लिए। कांग्रेस को ही नहीं याद, तो खैर हमारी भलमत साथ है कि हम बता देते हैं, क्योंकि हमारे मित्र सब पार्टियों में है। कांग्रेसियों को नहीं याद, अखिलेश जी को भी नहीं याद, न वो भी क्रेडिट नहीं दे रहे इनको, या कोई याद हो तो जानबूझ के क्रेडिट नहीं देंगे, बोले कांग्रेसियों का दिमाग खराब हो जाएगा, चुप रहो। क्या अर्जुन सिंह ने किया था? दो ठाकुर नेता अशोक जी, ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मांडा, नौकरियों में आरक्षण दिया, और ठाकुर अर्जुन सिंह एजुकेशन में आरक्षण दिया ओबीसी को। ये बात सच है कि नहीं अशोक जी? बिल्कुल 100% सत्य है अमिताभ जी, इसमें कहीं कोई डायरेक्टली भर वो नहीं है। आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि हमारा जो मानना है कि समाजवाद को या समाजवादी पार्टी को किसी जातिवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। हम लोग एक तरफ पंडित जनेश्वर मिश्रा को पूजते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, और बीपी सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वहीं पे जो अभी भाजपा के लोग कहते हैं हमने लाभार्थी वर्ग दिया, हमने गैस कनेक्शन किसी को जाति देख के नहीं दिया, राशन जाति देख के नहीं दिया, शौचालय जाति देख के नहीं दिया, लेकिन इन सबों से किसी का भी जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं होने वाला है। जीवन स्तर में जिस चीज से परिवर्तन होने वाला वो नौकरी है। नौकरी में तो आप दे रहे हैं फलाने को, नौकरी में तो आपने नहीं दिया ना, नौकरी में आपने जातिवाद कर दिया। वाइस चांसलर बनाना आप जातिवाद से बनाते हो, लेटरल एंट्री बनाना आप जातिवाद से बनाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना आप जातिवाद से बनाते हो, और कहते हो हम राशन तो जाति देख के नहीं देते। तो इतना बेवकूफ तो पीरियड नहीं है अमिताभ। ठीक, समझ गए हैं सब जी, ठीक है। रत्नाकर जी कि ये मुद्दा आपके लिए अनकंफर्टेबल जोन में आपको ले जा खड़ा करेगा अगर राजनीति आरक्षण पर आके टिकी, क्योंकि जो पिछला केस हिस्ट्री है भारत की राजनीति की वो बताती है कि इस पिच पे आप रन नहीं बना पाते, आपकी पिच दूसरी है। क्या सचिन तेंदुलकर भी हर मैदान पे थोड़े 200 मार देते हैं,
कुछ मैदान ऐसे होते हैं जहां नहीं खेल पाते। ये मैदान आपका नहीं है, ये करुणानिधि का मैदान है, मुलायम सिंह का, लालू यादव का, कांशी राम का। आप बताओ आपकी तरफ कोई रहा हो? नहीं। एक कल्याण सिंह रहे, उनके साथ भी आपने घटना दुर्घटना दोनों की, क्या घटना भी की दुर्घटना भी की, आज उनकी पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति करती है, वो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ और उसी सिद्धांत के साथ राजनीति करती है। और क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जाति पे आधार पे राजनीति करती हैं, तो वो अपनी जातियों को सहेजने और समेटने के लिए निश्चित रूप से जाति वाला कार्ड खेलेंगी, क्योंकि वही एकमात्र साधन और एकमात्र कार्ड है उनके पास, ट्रम्प का कार्ड, जिससे कि वो अपने वोटर को सेव कर सके। लेकिन आपने देखा कि उस मिथक को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में तोड़ा है। दूसरी जाति के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को उसके विकास के कार्यों पे मुहर लगाए हैं, और जो देश को प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है विकसित भारत की, आगे भी भारतीय जनता पार्टी को यही लोग वोट देंगे। ये कितना भी आपस में लड़ा लें, जातियों के नाम पे जातीय जनगणना करा लें, आरक्षण का हितैषी बन जाए, लेकिन असल में हित जो है वह भारतीय जनता पार्टी लोगों का करती है। जन कल्याण नीतियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी हित करती है, और लोगों का विकास, आम जनता को मुख्य धारा में लाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। निश्चित रूप से हम सबके लिए काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। जी रत्नाकर जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैं एक आंकड़ा देख रहा था, एक गांव में 700 कुछ या 800 कुछ वोट थे, उसमें 550 लाभार्थी थे किसी न किसी योजना के, क्या, और भाजपा को वोट मिले 12, क्या। अब आप नई चश्मा लगा साफ करना चाहते तो आपको प्रणाम, क्या। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति जेएनयू में सेमिनार नहीं है, राजनीति अकादमिक बहस नहीं है कि नहीं नहीं हमने छक्के छुड़ा दिया, क्या मैंने कोट किया है, ऋग्वेद से लेके अथर्ववेद तक सब बता दिया, उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। चुनाव वहां है ही नहीं। चुनाव तो ये है कि ननकू को बात समझ आई कि नहीं आई, क्या। अवधेश पासी का जीतना फैजाबाद से छोटी घटना है क्या? और जिन लोगों को लगता है कि राजनीति बुद्धि विलास का विषय है, उनको अवधेश पासी का केस स्टडी के तौर पर लेना चाहिए, क्या। और बाबा साहब ने एक बार कहा था, सुजाता जी ने भी जिक्र किया, सुजाता जी बहुत बहुपठित विद्वान महिला हैं, उन्होंने कहा कि भाई लाभार्थी वर्ग है, रत्नाकर जी ने उसको और बताया, हाँ है। लेकिन एक बार अंबेडकर जी ने कहा कि राजनीतिक आजादी और आर्थिक आजादी, इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए सामाजिक आजादी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सोशल एम्पावरमेंट बोलते हैं। सुजाता जी, क्या गैस मिली, अच्छा रसोई मिली, अच्छा शौचालय मिला, अच्छा मूत्रालय मिला, अच्छा पानी मिला, अच्छा सब अच्छा, चलो धन्यवाद। लेकिन हमको ये दिल मांगे मोर, और भी कुछ चाहिए, वो मिल रहा है कि नहीं? और अगर वो मिल रहा है तो शौचालय और पानी और बिजली और फलान और ढिकान और अनाज और राशन हम थोड़ा उसमें कंप्रोमाइज भी कर लेंगे, क्या। अवधेश पासी को जब जिताया जनता ने, समझिएगा अशोक जी, तो ये सोच के जिताया होगा कि अवधेश पासी के कलम से तो कुछ हो नहीं सकता, दरोगा ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, ना उनके कहे से कुछ विकास की गंगा बह सकती फैजाबाद में। लखनऊ में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, फिर तो क्यों जिता दिया? सुजाता जी, ये हम लोगों के लिए भी स्टडी का विषय है, अध्ययन का। अगर हम इसको ठीक से एनालाइज कर ले गए तो हम भारत के लोकतंत्र के मन को समझ जाएंगे, अन्यथा हम बड़ी किताबों में उलझे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, उस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री के स्तर पर यह तय हुआ कि इस निर्णय के विरोध में खड़ा होना, इस निर्णय को हमको खारिज कर देना है। इसीलिए अगले दिन 110
सांसद मिले उनसे, उन्होंने उनको भी वही कहा, वो चीज़ पब्लिक में डाली गई और अगले उसके नेक्स्ट डे कैबिनेट थी, कैबिनेट में ने भी इसको कह दिया कि हमें ये बिल्कुल बेकार है, रविश, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। तब क्या ये अच्छा नहीं होता कि भाजपा और भाजपा को चाहने वाले सब लोग एक सिरे से उतनी ही प्रगल्भता और प्रखरता के साथ उस चीज का खंडन करते? फिर हम कहते देखिए हम मान नहीं रहे, लेकिन बात तो सही कही सुप्रीम कोर्ट ने। तो जिसको आरक्षित वर्ग है उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो कहते अच्छा इनके मन में कुछ और है क्या, ये मौके का इंतजार कर रहे हैं। सुजाता जी समझ रहे ना आप? वहीं आपकी भैंस गई पानी में, क्या ये बात जान लीजिए। छोटे छोटे भारत की राजनीति बड़े मुद्दों पर थोड़े नट होती है, मन के मुद्दों पर होती है। इंदिरा गांधी को इस देश ने इतना बड़ा नेता बना के रखा, इतने वर्षों चुनाव में विजय दिलाई उनको, उनके नेतृत्व को। क्या देश तब बहुत सरसब्ज था? नहीं ना। क्या मन के मुद्दे छूते थे लोगों को, ठीक है। बोले भाई सारे राजा रजवा, सुरेश जी अब नहीं आ पाएंगे, सारे राजा रजवाड़ों को दिमाग ठीक कर दिया इंदिरा गांधी ने, तो जय हो गई उनकी। पाकिस्तान को चीर दिया, जय हो गई। बोले अभी तक गरीब बैंक नहीं जा सकता था, अब जा सकता, बोलिए जय हो गई। ये मुझे लगता है इमोशनल कनेक्ट, और आरक्षण उससे लाभ कितना है नहीं है वो विद्वानों का आकलन करने का विषय है, लेकिन आरक्षण भारत की आरक्षित वर्ग के मन का सबसे बड़ा मसला है। उससे बड़ा फिर कुछ नहीं है। उसमें जरा सा भी कंपन होगा, आपकी आवाज का वाइब्रेशन भी ऊंचा नीचा हो जाएगा आरक्षण पर बोलते समय, तो खटका बैठ जाएगा दिमाग। खटका तो समझते हैं, संदेह। लोग ना भैया पहले वाली बात नहीं है, ना 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 है, लग रहा कोई गड़बड़ करेंगे। और सब लोग कहते हैं बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने नैरेटिव बनाया झूठ। इसमें दो बातें मैं कहूंगा। जब विपक्षी झूठ नैरेटिव बना रहे थे तो बीजेपी और उसके समर्थक और उसके नेता और कार्यकर्ता लूडो खेल रहे थे क्या? नहीं। उन्होंने उस नैरेटिव की काट क्यों नहीं की? और अगर की तो और चिंताजनक है। आपके मुताबिक आपने असली बात कही, उस पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? और आपके मुताबिक उन्होंने नकली बात कही, उस पर भरोसा हो गया। इसका मतलब अंदाजे बयान में कुछ गड़बड़ है सुजाता जी? नहीं, कंठ का ही तो खेल है। ऋषि ने कहा, गायत्री मंत्र ऋषि ने बोला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक? तो कि जिस पर हाथ फेर दिया वो उस व्यक्ति का भाग्योदय हो गया। हम आप जिंदगी भर गायत्री मंत्र पढ़ते रहे, क्योंकि हमारा कंठ जागृत नहीं ना। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि उसको आरक्षण पर किसकी बात प्रामाणिक लगेगी। ये हम और आप तय नहीं कर सकते, पार्टियां भी नहीं तय कर सकती। हर चीज पर, जैसे बीजेपी के पास एक अपनी बड़ी पिच है, उस पिच पर जिसको सुजाता जी कह रही थी लार्जर हिंदू कंसोलिडेशन, वो जो पिच है बीजेपी की, उस पर बाकी सारे दल उसके सामने बौने हैं, है ना? तो वैसे ही मान लीजिए कि जाति और आरक्षण की पिच पर भाजपा बाकी दलों के मुकाबले थोड़ा कमतर दिखती है। इसमें क्या समस्या है? ऐसा आप हिंदी में होशियार हो, ये संस्कृत में होशियार है, आप भूगोल में ज्यादा नंबर लाए, हिस्ट्री में मास्टर है। इसमें कौन सी समस्या भैया? सब विषय में आप ही मास्टर नहीं हो सकते। और बीएसपी के लिए मैं जरूर कहूंगा कि अगर ये स्थायी व्यवस्था है, जैसे हम लोग छोटे थे तो हर महीने सत्यनारायण कथा कराते थे पूर्णमासी को, अगर ये वैसा संकल्प है बीएसपी का, तब तो ठीक है कि आंदोलन लगातार होता रहेगा, सड़क पर निकलते रहेंगे। और अगर पहली और आखिरी बार का है कि नहीं, कांशीराम जी ने किया था 35 साल पहले, अब एक बार, अरे सुरेश जी अब आप हमको करौल बाग के रैगरपुरा में गली नंबर 7 ना बताओ कि वहां हमने झंडा फहराया था, वहां कांशीराम रहते थे। हम आज से जान रहे हैं बसपा को, जब मायावती जी नेता नहीं थी तब से जान रहे भैया। प्रभु
आकाश आनंद तो छोड़ ही दो, जब बहन जी नेता नहीं थी। इसलिए कौन आंदोलन कर रहा है ऐसा तो नहीं कि हमें मोतियाबिंद है, हमको भी तो दिखाई दे रहा है ना कि आंदोलन कहां हो रहा है भैया। सुरेश जी, आज हुआ तो दिखाई दिया। अगर बसपा ने अपना चाल चलन बदला, गाड़ी में गियर बदल लिया है, तो इसका भारत की राजनीति पर एक असर दिखाई देगा। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा, हरियाणा में भी, पंजाब में भी दिखेगा, कई राज्यों में, राजस्थान में दिखेगा, कई राज्यों में दिखेगा। और अगर वैसा ही है कि ठीक है जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा करे आए, तो इसका फिर बहुत फल नहीं मिलने वाला। हां, लेकिन आरक्षण का मसला, मुद्दा बड़ा हो गया है, जागृत हो गया है। मंडल के बाद बहुत मुश्किल से सोया था आरक्षण का मुद्दा। सुजाता जी, क्या वो मुद्दा फिर जागृत हो गया है और बड़े अनमने ढंग से जागृत हुआ है? क्या कच्ची नींद उठ जाए आदमी तो जैसे खिन्न होता है ना, वैसा। अब इसके ताप का असर किस पर कैसे पड़ेगा ये आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन हां, ये तय है कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक आरक्षण एक विषय बन गया है। जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, वो वास्तविकता से दूर हैं, कटे हुए हैं। धन्यवाद।